नमस्कार, प्रणाम। सोशल मीडिया के सभी साथियों को जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव। आ, आप सबों के बीच में एक बार फिर से एक नई चीज़ लेके आया हूं जो काफ़ी रोचक चीज़ है, जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, जिसका मैं विश्लेषण करना चाहूँगा कि आखिर ये सही है या इसमें कहीं कुछ और भी बात है। तो काफ़ी रोचक पूर्ण बात है ये, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी बिहार में जो इलेक्शन का समय चल रहा है उसमें चीज़ों को बहुत ही बारीकी तौर पे समझना जरूरी है कि चीज़ें चल कैसी रही है, कैसे हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि कैसे वो चीज़ें काम कर रही है तो वो आपको समझना जरूरी है। तो आज का जो चर्चा का विषय होगा जिस पर मैं बात करूंगा वो है बिहार की राजनीति में जन्मे एक पार्टी, जिस पार्टी का नाम है जनसुराज, जो कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग काफी उसके तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो भाषण आ रहा है, पॉडकास्ट आ रहा है, या सोशल मीडिया पे जो भी उनका रील्स चल रहा है वो काफी पॉपुलर हो रहा है। और उस पे तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, और क्या बातें हो रही है उस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बातों पे आता हूं, मैं अपनी मुद्दों पे आता हूं कि मैं किस चीज के लिए आप लोगों के बीच में हूं और किस पे चर्चा करना चाह रहा हूं। तो प्रशांत किशोर जी पे जो उनकी पार्टी है उन पे कहें या उनकी पार्टी पे कहें, एक गंभीर आरोप लगता रहा है कि ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। और ये मतलब कि इससे किसको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। तो उसके बीच में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा कि ये बी टीम है कि नहीं है तो किसकी है। ठीक है। तो प्रशांत किशोर जी तो अभी तक जैसे नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं कि मैं किसी का बी टीम नहीं हूं, मेरी अपनी एक बिहार को लेके एक अपनी सोच है और उस सोच को मैं दिशा देना चाहता हूं। इस बात को लेके प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। एक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बातें सही भी है। उन्होंने बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, जदयू के नेता हो, सबों पे आरोप लगाया है, प्रत्यारोप लगाया है और सबों पे खुलासे किए हैं। उनके भ्रष्टाचार को लेके जो भी उनका मत रहा हो, जो भी उनके पास प्रूफ रहा हो, एविडेंस रहा हो, उसके आधार पे वो तरह तरह के आरोप लगाए हैं। आप देखेंगे तो बीजेपी के संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, सबों पे आरोप लगाया है। जदयू के अशोक चौधरी पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। आरजेडी के बारे में वो तो शुरू से खुल के बोल ही रहे हैं, कैंपेनिंग चला ही रहे। अब देखने वाली बात है कि ये तो हो गया कि वो इंडिपेंडेंट है, उसका वो कैसे प्रूफ देते हैं, कैसे वो अपने आप को क्लियरिफाई करते हैं कि हाँ चीजें ऐसी चल रही। अब मेरा मानना है कि जनसुराज जो है वो बी टीम है। और किसकी बी टीम है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे 2020 के चुनाव के पास आसपास जाना पड़ेगा, या उससे भी पहले पीछे का जाना पड़ेगा। आपको अतीत में जाना पड़ेगा कि आखिर जनसुराज में जो लोग आए हुए हैं वो कहां से आए हैं, इसके सूत्रधार कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको अतीत में जाना पड़ेगा। और अतीत की एक खासियत ये होती है कि अतीत चीजों को भूलने नहीं देता आपको, और वो दिखता भी नहीं है क्योंकि समय उसको अपने गोद में समा चुकी है। तो प्रशांत किशोर जी का जो अतीत रहा है वो जदयू से निकल के आगे बढ़े हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल मैनेजमेंट का उन्होंने जो भी इवेंट किया हो, जहां पे भी पार्टी को जिताने का काम किया हो, तो ये काम करते रहे। तो ये दर्शाता है कि उनका जदयू से पुराना रिश्ता रहा है। अब आप कहेंगे कि जदयू से पुराना रिश्ता रहा है, इससे क्या लेना देना है। तो मैं धीरे धीरे बारीकी से सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, जब बीजेपी हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, ये तीनों में गठबंधन हो रहे थे, फिर अलग हो जा रहे थे, फिर हो रहे थे, फिर अलग हो जा रहे थे। तो एक सोच ये भी है नीतीश कुमार को लेके कि वो बीजेपी में भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। और उसका उदाहरण आप लोगों ने 2020 में देखा था कि कैसे बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले लोजप्पा आर के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, उन्होंने कैसे जदयू को कमजोर करने के लिए, अब उसमें लोगों का मानना है कि उस टाइम पे बीजेपी का उनको सपोर्ट था, और उन्होंने उस टाइम पे जदयू के जहां जहां पे कैंडिडेट थे उन्होंने उनके अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट उतारा, और जदयू को उससे भारी नुकसान हुआ।
एक अतीत ये भी रहा है कि नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं करते हैं। उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की दावेदारी भी रखी थी। इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उसमें भी काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन जो भी बात रहा हो वहां पे भी बात नहीं बनी और नीतीश कुमार वहां से भी अलग हो गए। तो इन सारी चीजों को आप जब देखेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जदयू के अशोक चौधरी पे भी आरोप लगा है। तो भैया आरोप इसलिए लगा है कि वो जदयू में रहते हुए जदयू के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को टिकट कहां से दिलवाया था? चिराग पासवान की पार्टी से, वहां से वो सांसद है जीत के। तो नीतीश कुमार जी ऐसे चीजों को पसंद नहीं करते हैं। इसका उदाहरण आप आरसीपी सिंह के केस में देखेंगे। जैसे ही उनको पता चला कि बीजेपी के साथ इनकी घनिष्ठता बढ़ रही है, निकटता बढ़ रही है, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उनको पार्टी से निकालने का काम किया। तो आंतरिक रूप पे भले ही अशोक चौधरी कहते रहे हो नीतीश जी के बारे में कि ये मेरे मानसिक पिता हैं या जो भी हो, लेकिन जैसे ही नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी तो उनपे आरोप लगा और पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके पार्टी का लोग बीजेपी के खेमा के किसी लोग को वो मजबूत करने का काम करे। तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो जदयू के लिए काम कर रही है, जदयू की बी टीम है, माननीय नीतीश कुमार जी के लिए काम कर रही है। चूंकि अशोक चौधरी पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी के नजदीक थे तो उनको अचानक से दरकिनार ना करते हुए भी उनके खिलाफ इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी उन्होंने 2020 में कमजोर करने का काम किया जदयू को, तो बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगना तय है। आरजेडी के नेताओं पे तो खुलेआम कोई भी आरोप लगाते हैं और जो आरोप लगाते हैं उस पे कई सारी सच्चाई भी है, जिसमें मुकदमा भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस चीजों को आप जब धीरे धीरे बारीकी से कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एक माननीय नीतीश कुमार जी के लिए कहा जाता है कि इनके पेट में दांत है, चुनावी तौर पे पॉलिटिकल क्षेत्र में जो कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, तो और वो राजनीति के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। लगातार 20 सालों से किसी भी स्टेट का कोई अगर सीएम बना हुआ है तो कुछ ना कुछ उसकी राजनीतिक समझदारी होगी जिसका वो उपयोग करता हो सत्ता में बने रहने के लिए। अभी आप देखेंगे कि बीजेपी 101 सीट पे है और जदयू भी 101 सीट पे है। अगर 80 से 85 सीट के आसपास रहती है जदयू और 35 से 40 सीट पे भी अगर जनसुराज आता है तो जनसुराज और जदयू आपस में गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। फिर उनको ना बीजेपी की जरूरत पड़ेगी ना आरजेडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, राजनीतिक मूव जिसको बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है ये वो एक चाल है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा है कि वो पर्सनली बहुत अच्छे नेता है और हैं भी, बिहार के लिए उन्होंने काम भी किया है। उनका कोई फैमिली का आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है, उनपे डायरेक्ट रूप से कोई घोटाला का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का, करप्शन का आरोप नहीं है। तो ये सारी चीजें को आप जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि इसमें ना कहीं बीजेपी का कोई सपोर्ट है प्रशांत किशोर के लिए, ना आरजेडी का है। इसमें जो साइलेंटली रोल प्ले कर रही है वो जदयू प्ले कर रही है, और ये मेरा मानना है। आप लोग इसके विषय के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा अनुभव है आपका? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को भी इसके बारे में पता चलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय बिहार।